हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिए कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। आज करते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 8, that is provision for depreciation। अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में मिले तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, या फिर मैं बेटर रहेगा कि मैं इसको कर दूं एंड डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिए, अब ये दो जगह हो सकता है कहाँ गिवन हो, ट्रायल बैलेंस में, है ना, हो सकता है ट्रायल बैलेंस में। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और दूसरा ओनली डेप्रिसिएशन, दोनों में फर्क है। अगर गिवन है आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देन ये लेस करना है आपको किससे, एसेट से, बस पी एंड एल के डेबिट में नहीं दिखाओगे। और अगर ये है तो इसे आपने दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। याद रखना, देखो दोनों में बड़ा फर्क है। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। कहां से लेस कर रहे हैं हम, एसेट से। लेकिन जो हमें दे रखा है कौन सा, डेप्रिसिएशन, वो तो पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट में। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट में ना आपको कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देगा ही नहीं, सिर्फ बोलेगा डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में कभी भी, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेटर का बोलता है ना, ऐसे डेप्रिसिएशन का कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ बोलेगा डेप्रिसिएशन। तो एडजस्टमेंट में कैसे करना है आपको, एडजस्टमेंट की तो आपको पता ही है, दो एंट्री होता है, तो डेप्रिसिएशन की दो एंट्री। अब समझना, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमारे डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, है ना। कौन कौन सा होता है, जो पॉपुलर मेथड है एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। तो मे बी पॉसिबल है कि आपका हो डब्ल्यूडीबी, मैक्सिमम केस है कि हो डब्ल्यूडीबी। अगर डब्ल्यूडीबी हुआ तो उसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा यहां, और यहां पे मैं बताने वाला हूं अगर क्या हुआ एसएलएम हुआ तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। एसएलएम जब पेपर आपका टफ आएगा ना, तो वो कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, तो हम इस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि पेपर में कुछ भी पूछा जाए हम तो कर लेंगे भाई।
सपोज करो हमारे पास मशीनरी है, सपोज करो मशीनरी है 1 लाख रुपए, और सेम डब्ल्यूडीबी में भी 1 लाख है, ठीक है ना, सेम डब्ल्यूडीबी में भी 1 लाख है। और मैं यहां पे थोड़ा सा एग्जाम्पल डाल देता हूं इस वाले के लिए। हमारे पास मशीनरी दैट इज 1 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेटर मत समझना, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मान लेते हैं 10,000, और एडजस्टमेंट में करंट रेट दे रखा है डेप्रीशिएशन, वो दे रखा है सपोज 10%। ये तीन जानकारी है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ये गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और मशीनरी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और ये गिवन है आपका एडजस्टमेंट में, ये गिवन है एडजस्टमेंट। या तो फिर सपोज मैं बना ही दूं बैलेंस शीट ना, ताकि आपको पता भी चल जाए कि क्या बताना चाह रहा हूं। ये मान लो आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है ना, ये ट्रायल बैलेंस है, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस। यहां मशीनरी 1 लाख, और पीएफडी हमेशा जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मिलेगा 10,000 वो क्रेडिट में मिलेगा। ये क्या होता है, डेबिट, और ये क्रेडिट। समझ में आई? पहला केस मैंने बोला कि मेरे भाई आप डेप्रीशिएशन लगाओ, डेप्रीशिएशन 10% लगाओ एसएलएम से, और दूसरा केस मैंने बोला कि डेप्रीशिएशन लगाओ 10% डब्ल्यूडीबी से। दो केसेस आ गए, एक एसएलएम से बताओ, एक डब्ल्यूडीबी से। अब हमें तो सिंपल पता है 10% देता है तो एसेट्स के ऊपर हम 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर डब्ल्यूडीबी हुआ, डब्ल्यूडीबी मेथड हुआ, तो सबसे पहले यहां से हम पीएफडी माइनस करेंगे जो कि हमारा 10,000, और फिर हमारा बचेगा 90,000, और फिर माइनस करेंगे यहां पे डेप्रीशिएशन दैट इज 10%, और वो आएगा हमारा 9,000, जो कि बच गया हमारा अब 81,000। लेकिन अगर एसएलएम हुआ तो सीधा आपको 10% माइनस करना है। सर पीएफडी होता क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, मतलब हमने एसेट्स में से डेप्रीशिएशन माइनस नहीं किया है, उसको कहीं और रखा है हमने अलग से बचा के। अगर हम एसेट्स में से डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं तो पीएफडी नहीं होता है। तो यहां पे 10% देखा जाए तो सीधा लगेगा 10,000, और ये आ जाएगा अब हमारा बैलेंस 90,000। और इस केस के अंदर ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो, इस ट्रीटमेंट में पीएफडी भी 10,000 माइनस कर देना, तो बचे कितने, 90,000। क्योंकि एसएलएम है तो अब जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो लगेगा 10,000, और अब बचेगा 90,000। जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे इसके भी करोगे अब कॉस्ट के ऊपर, समझे, ऐसे कर लेना। डेप्रीशिएशन किस पे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट पे। अब ये तो एक एंट्री हो गया, अगर ये सिचुएशन हुआ तो क्या करेंगे, ये हुआ। अब बात करते हैं सर दूसरी एंट्री भी तो लेके जाओगे, हाँ दूसरी भी लेके जाएंगे। अब आ जाएगा हमारा पी एंड एल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस में कहा जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा, ये डेबिट साइड में, डेबिट साइड में। अगर आप डब्ल्यूडीबी मेथड देख रहे हो तो डब्ल्यूडीबी के हिसाब से जाएगा, आंसर इज 9,000 पीएनएल के डेबिट में। और अगर एसएलएम देख रहे हो तो एसएलएम के हिसाब से जाएगा हमारा आंसर पीएनएल में 10,000। ये ट्रीटमेंट आपका होगा किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन दोनों अगर आपको गिवन हो तो ये ट्रीटमेंट रहने वाला है। समझ में आई बात आपको, क्लियर है कैसे करा हमने? बहुत बच्चों को ना परेशानी होती है इसमें, लेकिन है बहुत सिंपल और सिंपल तरीके से। वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन क्या होता है इसको हम बहुत डिटेल में समझते हैं, डेप्रीशिएशन चैप्टर आपके सिलेबस का ही पार्ट है, वहां तो क्वेश्चन ही आता है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। नॉर्मली प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का मतलब होता है हम डेप्रीशिएशन माइनस कर ही नहीं रहे एसेट से, उसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करते जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। देखो समझो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन क्या है, मैं समझा ही दूं
क्योंकि बीच बीच में कई बार क्लासेस के बीच में मुझे बताना पड़ता है, लगता है कि क्या पता आए क्या ना आए। अब दो तरीके का मैं मेथड डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, एक तो मैं बैलेंस शीट आपको दिखा रहा हूं और मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन 10% है। तो अगर मैं फॉलो करता हूं मशीनरी, ये वाला कौन सा साइड है आप सबको पता है, ये कौन सा साइड है एसेट्स, और ये साइड कौन सा है लाइबिलिटी। और मशीनरी सपोज करो मेरा 1 लाख है, तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन बोला गया तो 10% डेप्रिसिएशन यहां लगेगा, तो मैं यहां ना लगा के मैं यहां लिखूंगा पीएफडी, दैट इज 10% यानी 10,000। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड ईयर में। हम 2 साल का डेटा जब तक नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में ये आएगा नहीं कि सर ये क्या चल रहा है हमारे साथ। अब आ जाओ जी सेकेंड ईयर में, अब दूसरे साल में आ जाते हैं। तो दूसरे साल में जैसे ही आप एंटर करोगे ना, तो फिर से 10% रेट है, तो अब मैं इसमें प्लस कर दूंगा पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज हमारा 10,000। ठीक है ना, दूसरे साल में 10,000, तो ये हो गया 20,000। और एसेट्स ये 1 लाख का 1 लाख रहने वाला है। ऐसा नहीं कि इसमें भी माइनस कर देंगे। अब जब तीसरे साल में जाएंगे तो फिर तीसरे साल में भी क्या करने वाले हैं हम, चलो तीसरे साल भी चल लेते हैं। अगर मैं तीसरे साल में जाऊंगा तो सर जो दूसरे पहले साल का जो होगा, एक तो ये चला जाएगा पी एंडल में भी जाएगा, ये पीएफडी भी पी एंडल में जाएगा। अगर करंट ईयर का पीएफडी बनाया आपने तो पी एंडल में जाएगा। चलो तीसरे साल का भी देख लेते हैं। ये लो तीसरे साल का, आपको समझ ही आ जाएगा कि भाई क्या है ये मामला क्या है। ठीक है, अब जब तीसरे साल में जाएंगे ये ऐसे ही रहेगा, बस यहां पे आ जाएगा पीएफडी। और अगर मैं एसएलएम ही फॉलो कर रहा हूं तो फिर से पीएफडी, पीएफडी अगर मैं एसएलएम ही फॉलो कर रहा हूं तो 10,000। ठीक है, लेकिन सर व्हाट अबाउट अगर आप डब्ल्यूडीवी फॉलो करोगे तो क्या करोगे आप, समझ रहे हो? अगर आप डब्ल्यूडीवी फॉलो करोगे तो क्या करोगे? तो जब मैं डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहा हूंगा तो अब बात को समझिएगा। हमें क्या करना होगा, दूसरे साल में, पहले साल का तो डेटा एकदम सेम है, दूसरे साल में पहले हमें कहीं 10,000 माइनस करके जो यहां पे न्यू पीएफडी होगा, न्यू वाला, वो 9,000 ही होगा। कितने होंगे? क्योंकि डब्ल्यूडीवी कहता है भैया पहले पीएफडी और ईएफडी हमें नहीं पता, पहले पुराना डेप माइनस करो। लेकिन प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट बोलता है यहां मत माइनस करो, आप कहीं और कैलकुलेट करके इधर दिखा दो। और जो तीसरे साल होगा, तीसरे साल में क्या चेंजेस आएगा, ये तो प्लस होके आपका 9,000 ही हुआ, 19। और 19,000 अब माइनस करना है आपको, 1 लाख में से कितना माइनस करना है, 19, क्योंकि टोटल डेप माइनस करके फिर डब्ल्यूडीवी लगता है हमारा। तो अगर 1 लाख में से 19,000 माइनस कर दे तो हमारा बचेगा कितना, 81। और अब जो डेप आएगा वो आएगा 8100। क्या समझ में आई बात आपको? समझ में आई आपको बात? देखो मैंने दोनों ही बड़े आराम से समझा दिया है कि एक के अंदर आपको क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, क्या वैल्यू है इनकी उस हिसाब से। लेकिन अब बोलते हैं नहीं यार अब ना मैं पीएफडी वीएफडी रखना नहीं चाहता, पीएफडी वीएफडी रख के क्या फायदा, ये टेंशन और है, दोनों दोनों साइड ले जाओ। तो हमारा जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि भाई आप नॉर्मल बेसिस पे चलो। तो जब मैं नॉर्मल बेसिस पे चलूंगा तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। पहले साल में सीधा अगर एसएलएम ही लेते हैं तो यहाँ डेप्रीशिएशन लगेगा 10,000, बचा कितने, 90,000। नेक्स्ट ईयर में जो हमारे पास एसेट्स ट्रांसफर होगा वो पता है कितने होंगे, 90,000। फिर से माइनस डेप्रीशिएशन, अगर एसएलएम है तो फिर कितने लगाओगे आप, 10,000, बचा कितने, 80,000। अगर फिर यहाँ पे आप पता है क्या बैलेंस ट्रांसफर करोगे आप, 80,000 और माइनस डेप्रीशिएशन लगाओगे, कितने लगाओगे, 10,000, और बचा 70,000। हमारे दिमाग के अंदर एक चीज ऐसा रहता है कि जो एसेट से माइनस हुआ वही पीएनएल में जाता है, यही सोचते हैं ना कि एसेट्स में से माइनस पीएनएल के डेबिट साइड में, ये सीखा है। लेकिन यहां पे देखो ये भी जाएगा पीएनएल में, और यहां पे ये वाला नहीं जाएगा पीएनएल में, एक बार तो चला ही गया, कितनी बार भेजोगे इसको। अब ये वाला जाएगा पार्ट पीएनएल में, और यहां पे तो ये भी चला ही गया, तो अब कितनी बार भेजोगे, अब ये वाला जाएगा पीएनएल में। यानी जो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन हो चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन करंट, वो तो पीएनएल में जाएगा ही जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट जो लिखवाया है, यहाँ पे लिखवाया है कि अगर ट्रायल में जो गिवन होता है प्रोविजन, वो करंट ईयर का नहीं होता, वो पुराना होता है हमारा। वो कौन सा होता है? इसलिए मैंने बोला एसेट से माइनस करो। लेकिन करंट ईयर में बाय चांस आपको एग्जामिनर परेशान करने के लिए नीचे लिख दे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10%, तो घबराना नहीं है, वो भी पी एंड एल में ही जाएगा, हालांकि ऐसा आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके अंदर। अब दोनों के बैलेंस में कोई फर्क नहीं है, मेथड अलग है। मैं एसएलएम वाले को लेता हूं, तो देखो 1 लाख में से यहाँ 30,000 है, 1 लाख में से 30,000 अगर माइनस कर दो तो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स, रिफ्लेक्टेड एसेट्स, जो एसेट्स आपको बैलेंस शीट में विजुअलाइज होगा वो 70,000 ही है, क्योंकि माइनस आप बैलेंसिंग तो करते ही हो ना। और सेम हमें यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? 70,000। तो वो तो बस कैलकुलेशन करने का मेथड थोड़ा सा अलग है, बाकी दोनों चीजें सेम है। बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे करना है? तो मैं आपको हमेशा एक बात जरूर बोलूंगा, जब भी आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आपके एक ही जगह पे सारे एडजस्टमेंट होना चाहिए। पहले एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लोगे, मैंने कहा मैं 20-22 के आसपास कराऊंगा एडजस्टमेंट, और जितने भी एडजस्टमेंट मैं कराऊंगा 20-22 के आसपास, आपके वही 15 से 16 पेज मान लो उसमें आ जाता है। तो 15 से 16 पेज रिवाइज करने में टाइम ही कितना लगना है आपको? बड़ा कम टाइम लगेगा, फटाफट पेज पलटा, 5-7 मिनट में रिवाइज हो गया, फिर क्वेश्चन करने बैठो। जब आप क्वेश्चन सारे करने लग जाओगे तो आपको याद ही हो जाएगा, तब तो आपको वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था एडजस्टमेंट नंबर हमारा 8। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था हमारा? 8। चलिए आइए अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 9। एडजस्टमेंट नंबर 9, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी तक आपके कॉलेज का कुछ डिटेल वगैरह आया नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा कॉलेज वाले अपना काम कर लेंगे। आपको एडमिशन लेना हो, आपको देखो, अगर आपने सोचा है कि अगर रेगुलर आया तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, तब तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि भैया ग्रेजुएशन तो हमने करना ही करना है किसी हालत में, चाहे कुछ हो जाए, बीकॉम तो करेंगे, साल थोड़ी बर्बाद करेंगे, तो फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो कि सर कॉलेज और एडमिशन होगा, ये होगा, वो होगा? मैंने डेट शीट तो बता ही दिया, आपका जनवरी में आपके एग्जाम है, दिसंबर एंड और जनवरी में। मैं आपको एक सेकंड सेमेस्टर कॉलेज का थोड़ा थोड़ा बातें भी बताऊंगा, ताकि आपको पता रहेगा। सेकंड सेमेस्टर, आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दोगे, कब दोगे? दिसंबर में। तो आपने जैसे अगर दिसंबर में पेपर दिया, तो अगला पेपर आपका मई, अभी जो चल रहा है जून, मई में पेपर हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है ना? मई या जून में मान लेते हैं पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों ने दिसंबर में पेपर दे दिया, मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया दिसंबर, मैंने कहा दिया दिसंबर में पेपर दे दिया। अब अगर मैंने दिसंबर में पेपर दे दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक नेचर बना होता है, जैसे 11वीं में पेपर दिया है तो ट्यूशन थोड़ी ज्वाइन करेंगे, पहले रिजल्ट आएगा तो 20-30 दिन इंतजार करते हैं। 10th में भी ऐसा ही रहता है कि पहले रिजल्ट आएगा तभी तो कोचिंग जाएंगे। बच्चों ने क्या करा, यहां पे भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि भैया रिजल्ट आएगा तो पढ़ेंगे। जब मई का एक पेपर हो गया, एक पेपर, पहला पेपर हो गया, उसके अगले दिन रिजल्ट आया। समझ रहे हो आप? यहां पे ऐसा नहीं है कि आप 12वीं का रिजल्ट, अगर 11वीं का रिजल्ट आएगा तब 12th का बुक खरीदना है, ऐसा नहीं सिस्टम है यहाँ पे। आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया, आप पास हो फेल हो मैटर नहीं करता, आपको सेकेंड ईयर में जाना ही जाना है आपको लगभग। अब ऐसा नहीं कि सारे पेपर छोड़ दो, तब हम पेपर ही नहीं देंगे फिर भी सेकेंड ईयर में, तब नहीं पहुंचोगे। आपके टोटल 14 पेपर होते हैं, ठीक है ना, 14 एग्जाम। इसमें से मैं एवरेज बता देता हूं, 14 में से आप 60% एग्जाम मान लो। तो इस 60% एग्जाम का मतलब होता है हमारा, अगर 14 पेपर हैं सेमेस्टर 1 में और 2 में, दोनों को मिला के, तो अगर इसका हम एवरेज निकाले तो आपको 8 पेपर लगभग लगभग आप पास हो जाते हो। और कितने में फेल हो गए? 6 पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो, तब भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई अदर यूनिवर्सिटी भी आपको कहती है कोई बात नहीं, आप सेकेंड ईयर की तैयारी चालू करिए और सेकेंड ईयर का पेपर दीजिए, और जो ये पेपर रह गए हैं उसको आप सेकेंड ईयर के साथ कंप्लीट करिए।
अब हुआ ऐसा होगा कि भाई 8 पेपर एक ही सेमेस्टर में थोड़ी ना फेल हो गए होंगे। हो सकता है सेमेस्टर 1 में आप 4 पेपर में फेल थे, अरे 8 ज्यादा बोल दिया, 8 में पास होना है भाई, इसमें पास होना है, मैंने फेल बोल दिया आपको। तो मान लेते हैं कि 2 पेपर में या 3 पेपर सेमेस्टर 1 में आप फेल थे और 3 पेपर या 3 पेपर सेमेस्टर 2 में फेल थे, ऐसे हुआ। तो अब आप फर्स्ट ईयर जैसे पास करोगे तो आप आओगे सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर के अंदर जैसे ही आओगे तो वो होगा हमारा सेमेस्टर पहले 3, है ना। तो 3 के तो 7 आपको देने ही देने हैं, यानी आपका एडमिशन होगा, सब कुछ होगा, और प्लस ये वाले भी 3 देने होंगे। अब आपको पता है कितने पेपर देने पड़ेंगे, 10 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और जब आप सेमेस्टर 4 में जाओगे तो 7 तो 4 वाले अपने, और ये 2 वाले वैसे जाएंगे, यानी ओड इवन के, यानी ऐसे चलता है कि अगर किसी भी सेमेस्टर में फेल होते हो, एक में होते हो तो दूसरे सेमेस्टर के साथ आप नहीं दोगे, तीसरे के साथ दोगे, और 1 और 3 में फेल होते हो तो कब दोगे, 5 के साथ दोगे। तो ये सिस्टम लेके चलते हैं। तो एक बात तो आप मान लो, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे बीकॉम करना है तो एडमिशन भी हो ही जाना है। दूसरी बात ये भी समझ लो कि आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम टाइम पे पढ़ूंगा, तो आप समझ सकते हो कि अगर 3-4 पेपर में बच्चा रह गया तो अगला सेमेस्टर कितना मुश्किल होता है। सेमेस्टर 1 में ही बच्चे का परसेंटेज ड्रॉप होता है। और एक चीज मैं बताऊं, अगर आपके 50%, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, आप तो बढ़ा दिया क्राइटेरिया, अगर आपके 50% नहीं आते हैं, सपोज लापरवाही करा, 50% नहीं आया, जो कि 50% स्कोर करना नॉट एन इजी टास्क नहीं है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आपका 12th जैसा नहीं है कि किसी के 50 से नीचे देखने को नहीं मिलता हमें, सबके तो 50 से ऊपर ही होते हैं लगभग। तो 50% मान लो नहीं आए, तो इसके बाद आपका करियर जैसे ही कॉलेज करते हो, तो कॉलेज के बाद आपके कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं आपको अच्छी जॉब लेने के लिए। उन कोर्सेज का नाम बताऊं, जैसे आप कुछ नहीं करना चाहते, चलो यार एमबीए थोड़ा बहुत देखते हैं, ट्राई करते हैं, या आपका मन हो गया यार एलएलबी कर लेते हैं, आपका मन हो गया यार एमकॉम कर लेते हैं, या आपका मन हो गया कोई अदर बीएड कर लेते हैं। बहुत बच्चे बीएड, गर्ल्स तो स्पेशली बीएड टीचिंग वगैरह लाइन में, मतलब जितने भी मास्टरी कोर्स होंगे उसमें आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% कैंडिडेट मस्ट होना चाहिए। तो अगर आपके 50% से कम अगर आपके आए, तो आप मान के चलिए आपके जीवन में से पढ़ाई खत्म, खत्म हो चुका, अब आपको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि कर ही नहीं सकते। तो एक ये भी फैक्टर है, सेमेस्टर 1 के अंदर कम परसेंटेज नहीं आना चाहिए। अगर अच्छे परसेंटेज आता है तो 2 और 3 में बहुत अच्छे परसेंटेज बन जाता है। अभी रूमर्स भी चल रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे कोई बच्चा सीए करना चाहता है, सपोज दैट सीए में भी कहता है कि भाई अगर आपके 65% अगर परसेंटेज आते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको सीए फाउंडेशन नहीं देना, आप सीधा क्या दो, सीए इंटर में ही दे दो एग्जाम जाके, वो वाला छोड़ दो। मान लेते हैं आप पढ़ने में होशियार हो तो वो मत दो, अगला दे दो। लेकिन अगर मान लो आपके आ जाते हैं 45%, तो बोलते हैं तुम तो पहले भी नालायक थे और अब भी नालायक ही मान रहे हैं, फाउंडेशन दो पहले और फिर तुम्हें इंटर में आने देंगे। समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब है 50% से बिलो जो है ना, आप बस बोल तो सकते हो कि मैं ग्रेजुएट हो गया, लेकिन आपकी हालात हर जगह पे 12th पास वाली ही रहेगी। तो वो बहुत बच्चों के साथ होता है और बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इस बात को लेके, इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलिए आइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या मैं बोलूंगा, ऑल फिक्स एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं वो भी तो आपका खर्चा ही है ना, आपने खरीदा है तो पैसे दिए हैं, तो खर्चा तो हुआ ही है, तो खर्चे के लिए वर्ड लगाया गया एक्सपेंडिचर, और इस तरीके के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, दैट इज ऑल थिंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने आइटम डाले थे वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, और जितने भी बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखे थे मैंने फिक्स एसेट्स, वो सारे कौन से एक्सपेंडिचर थे, कैपिटल। मैंने बोला सैलरी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मैंने बोला फॉर एग्जांपल मशीनरी तो कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अंदर दो केसेस बन जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ट्रायल में गिवन हो एडजस्टमेंट, ये ऑलवेज एडजस्टमेंट में ही मिलेगा आपको, हमेशा कहां मिलने वाला है, एडजस्टमेंट में ही गिवन होगा। तो अब यहां पे दो टाइप से हो सकता है कि हम पूरा पार्ट ही भूल गए या फिर उसमें से कुछ पार्ट हम नहीं लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा समझना। मैंने लिखा परचेज गुड्स ₹1,00,000 इंक्लूड, परचेज गुड्स हमने किया 1,00,000 का और ब्रैकेट में लिखा इंक्लूड इन परचेज फर्नीचर ₹10,000। सर अब इसका मायने क्या हुआ, सवाल आपको समझ में आ गया होगा और क्या ट्रीटमेंट करना है ये भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। मैंने कहा भाई मेरा एक गुड्स खरीदा, अब गुड्स जो खरीदा वो 1,00,000 रुपए का खरीदा, लेकिन जरूरी नहीं है मैं जब दुकानदारी के एक सामान खरीदने जाता हूं तो जरूरी नहीं मैं गुड्स ही खरीदूं, कुछ और भी पसंद आ गया तो ले लिया, साथ के साथ मैंने एक चेयर भी ले लिया, टोटल बिल 90,000 का बना। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आई कि भाई जो आपने गुड्स खरीदा तो ये तो P&L के डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा परचेज, और आपने लिख भी दिया होगा, लेकिन उसके अंदर एक फर्नीचर जुड़ा हुआ है, तो आपने अगर 1,00,000 रुपए ट्रेडिंग में लिख रखा है तो गलत लिखा हुआ है। आपका परचेज का जो आइटम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, परचेज का आइटम 90,000 होना चाहिए, और 10,000 कहां का पार्ट होना चाहिए, आपका एसेट्स का पार्ट होना चाहिए। तो अगर इस टाइप का कोई भी एडजस्टमेंट दिखे तो इसके एडजस्टमेंट को कैसे टेक केयर करना है वो देखिए। नंबर 1 सबसे पहले कर दोगे लेस फ्रॉम परचेज, परचेज से लेस कर दोगे, और दूसरा कहां दिखा दोगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। समझ में आई बात आपको, दूसरा आपने कहां दिखा दिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड्स। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम, एक पंगा आ जाता है। अब आ जाती है बात डेप्रीशिएशन की, क्योंकि एसेट्स पे तो डेप लगाओगे ना, तो अब डेप्रीशिएशन कैसे लगाना है। अगर डेट दे देता है, मान लो मैंने बोला मैंने 25 तारीख को गलती करी है, या मैंने बोला मैंने मई के महीने में गलती करी है, तो भाई मई के महीने से आगे तक डेप लगा देंगे इसमें। लेकिन अगर मैं डेट ना बताऊं तो तब तो हो सकता है शुरू में भी गलती हो सकता है, मिड में भी मिस्टेक हो सकता है, और एंड में भी हो सकता है। तो अब यहां पे अगर डेप्रीशिएशन के लिए करें तो मैं उसके लिए नोट लिख देता हूं आपको कैसे इसको टेक केयर करना है। अगर आपको नोट, इन केस ऑफ डेट ऑफ परचेज गिवन, इन केस ऑफ डेट ऑफ परचेज गिवन अगर दे रखा है, देन depreciation will be calculate according to date, मतलब डेट के हिसाब से निकाल लेना, अब जितने भी टाइम बन रहे हैं उसके हिसाब से। नोट नंबर 2, इन केस ऑफ डेट ऑफ परचेज not given, date of purchase not given, then no need to depreciation चार्ज। ऐसे सिचुएशन में हम मान लेंगे भाई हम नहीं लगा रहे डेप्रीशिएशन, क्यों सरदर्दी हम पाले फालतू में, और ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं लगा रहे डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन नहीं लगाने की वजह है, मैं मान रहा हूं कि साल के लास्ट में गलती हुआ है ये, मैं अजम्पशन क्या लेके चल रहा हूं, मैं साल के, ईयर के एंड में मिस्टेक किया है। तो अगर मैंने ईयर के एंड में मिस्टेक किया है तो भैया डेप का है बात का, और अगर आप डेप लगा दोगे तब भी गलत नहीं है, लेकिन मैं टेंशन क्यों पलवाऊं आपसे कि डेप्रीशिएशन लगाओ फिर P&L में जाओ, इससे अच्छा छोड़ ही देना आप। डेट दे रखा हो तो डेट के हिसाब से, अदरवाइज नहीं। दूसरा कैसा हो सकता है, जब आपका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सीधा यहां पे, वेजेस वेजेस पेड ₹80,000, मैंने 80,000 का वेजेस पेड किया,
नीचे मैंने लिखा वेजेस इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹5,000। इसका मायने क्या हुआ कि भैया जो वेजिस पेड आपने कर रखा है ठीक है, ये तो P&L के डेबिट में जाएगा, लेकिन जब कभी भी कोई भी खर्चा आप एसेट्स को बाय करते टाइम पे, एसेट्स को बनाते टाइम पे यूज करते हो, तो वो एसेट्स का पार्ट होना चाहिए। तो यहां पे मिस्टेक समझ में आया क्या है आपका? मिस्टेक ये है कि सबसे पहले जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाओगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप क्या करोगे, लेस फ्रॉम वेजेस, कितने रुपए, 5,000। ये भी मैं लिख देता हूं, आप जाओगे कहां, चलो मैंने लिख दिया लेस फ्रॉम परचेज, तो पता ही चल जाएगा कितना परचेज से माइनस करोगे जी, 10,000 माइनस करोगे, और कहां, ट्रेडिंग में, याद रखना कहां करोगे, ट्रेडिंग में। और दूसरी एंट्री की बात करें तो कहां जाओगे आप, दूसरी एंट्री की बात करें तो एसेट साइड चलो जाओगे आप, एसेट साइड, एड इन किसमें, मशीनरी, ठीक है ना, ऐड इन मशीनरी में ऐड कर दोगे। डेप्रिसिएशन फिर पंगा आ गया कि भाई जो अब मशीनरी में ऐड हुआ है तो उस पार्ट पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन कहेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं कहता तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग ऐड करके फिर डेप लगाना है आपको। मान लो कहता है कि मशीनरी पे 10% का डेप है, और ये मिस्टेक कब करिए नहीं पता, तो 10% का डेप है तो ये वाला पहले पार्ट आप ऐड करोगे एसेट्स में, फिर डेप्रीशिएशन लगाओगे, समझे बात आप। तो ये था हमारा, जब कभी भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। आइए एडजस्टमेंट नंबर 10, ओमिशन ऑफ गुड्स और एसेट परचेज। ओमिशन का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। तो ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। भाई हम लिखना ही भूल गए, अब जब लिखना भूल गए ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब तो हमें रेक्टिफिकेशन मतलब इसको लिखना पड़ेगा तभी तो ठीक होगा। अब आप दो चीजों में से कुछ भी भूल सकते हो। सपोज करो आप गुड्स को लिखना भूल गए, तब कैसे ट्रीटमेंट होगा, और सपोज करो आप एसेट्स को लिखना भूल गए तो कैसे ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है ना। अगर आप गुड्स को लिखना भूल गए तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, अगर आप एसेट्स को लिखना भूल गए तो क्या ट्रीटमेंट करोगे। दो तरीके से हो सकता है ना आपका, दो तरीके से हो सकता है। करते हैं, भूल गए गुड्स को, तो अब भाई गुड्स को भूल गए तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब भी कोई मिस्टेक होता है उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आपको दो जगह एंट्री करके फिर करते हैं। तो जब आप भूल ही गए हो तो इसको बड़े सिंपल तरीके से करते हैं। एक तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, क्योंकि गुड्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखते हैं। और एक दूसरा पता है कहां जाना है आपको, बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट में जाना है। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें या फिर बैलेंस शीट की बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट में जब जाओगे तो आपको ऐड करना होगा, ऐड इन परचेज। ऐड कहां करना होगा आपको, परचेज में, ऐड इन परचेज। मेरा टाइम टेबल कहां गया भाई, 7 बजे इनकम टैक्स है ना, चलो ऐड इन परचेज। दूसरा क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, लाइबिलिटी साइड कैसे, एज अ क्रेडिटर। आपको क्रेडिटर दिखा दो या फिर क्रेडिटर में ऐड कर दो, क्योंकि जब भी उधार, जब भी कोई चीज हम लिखना भूल जाते हैं ना तो ये एक अजम्पशन माना जाता है अकाउंट्स में कि उसे हमने उधार ही खरीदा होगा, ठीक है ना। तो वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सेकंड थिंग आपका, अगर मैं बात करता हूं सेम, अगर मैं बात करूं
किसका, चलो यही बना लेते हैं। अगर मैं सेकंड थिंग बात करता हूं, मैं आ जाइए, सेकंड थिंग, अगर एसेट्स भूलते हैं तो एक तो बैलेंस शीट में जाओगे, बीएस लिख रहा हूं बैलेंस शीट को, और दूसरी एंट्री भी बैलेंस शीट में ही जाओगे। सर बैलेंस शीट में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, कहां पे, इन एसेट्स, जिस एसेट्स को आप लिखना भूल गए थे वहां पे आप क्या करने वाले हो, इसको ऐड कर दोगे। अब दूसरे आगे की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा, आप क्योंकि उधार खरीदा होगा आपने, ये अजम्पशन रहता है, तो हम डाल देंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड एज क्रेडिटर, या फिर एसेट्स फॉर क्रेडिटर के नाम से डाल दोगे। समझ में आई बात आपको। अब यहां पे एक प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो गया कि आपको जो एसेट्स भूल गए तो आपने लिखा नहीं बैलेंस शीट में, तो इस पर तो डेप तो लगाना चाहिए आपको। अब डेप लगाएं क्या ना लगाएं, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो ये मेरा नोट्स है ना, सेम नोट्स फॉलो करोगे आप। अगर डेट दे रखी है तो ओके, अगर डेट नहीं दे रखी है तो फिर हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अरे आ जाइए, ये लीजिए, सेम नोट फॉलो करोगे इसके लिए। क्लियर है। तो हमने कितने एडजस्टमेंट कर लिए, 10 एडजस्टमेंट। तो ये 10 एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट बड़े बड़े एडजस्टमेंट है, तो इसको नोट करिए। आज की क्लास को मैं पहले आप नोटिंग कर लो, फिर हम आगे देखेंगे अप्रूवल बेसिस नए नए कुछ एडजस्टमेंट देखने वाले हैं।